हेलो एवरीबॉडी, माय एजुकेशनल आउटलुक बाय आर के नारायण। आइए हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। मेरा शैक्षणिक दृष्टिकोण हमेशा मेरे बड़ों और शुभचिंतकों से भिन्न रहा है। 5 या उससे अधिक दशकों के बाद भी शिक्षा पर मेरे विचार अभी भी वही हैं। हालांकि अन्य कई पहलुओं में मेरी सोच में परिवर्तन आया है। यदि वर्गीकरण की जरूरत हो तो मुझे शिक्षा विरोधी कहा जा सकता है। मैं ज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि शिक्षा की संपूर्ण संरचना, प्रणाली, दृष्टिकोण और उद्देश्य आरंभ से अंत तक निराशाजनक रूप से गलत हैं। प्रथम वर्ष से लेकर पीएचडी तक यह सब केवल एक मूल गलती की निरंतरता है। शैक्षिक सिद्धांत धीरे धीरे अधिक जटिल, परिष्कृत और शब्दजाल से युक्त हो गए हैं, एक विज्ञान की स्थिति की आकांक्षा वाले अन्य विषयों की तरह। परंतु व्यवहारिक रूप से सीखने की प्रक्रिया अभी भी बुनियादी और आदिम है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी अक्सर विरोधी खेमों में दिखाई देते हैं, प्रत्येक यह सोचते हुए कि कैसे दूसरे को मात दी जा सकती है। मेरे बचपन में शिक्षक कभी भी सार्वजनिक रूप से हाथ में बिना छड़ी के दिखाई नहीं देते थे। मैं सोचता था कि एक गुरु का जन्म दाहिने हाथ में छड़ी पकड़े और बाएं हाथ में अंगूठे और तर्जनी के बीच सनफ की एक चुटकी लिए होता है। मेरा गुरु मेरे ऊपर छड़ी चलाने से पहले गहरी सांस लेता। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या करना या न करना चाहिए था ताकि इससे बचा जा सके। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि जोड़, घटाव या गुणा में एक साधारण गलती किसी को भी पागल कर देगी। मैंने देखा है कि आजकल घर में एक छोटी लड़की हमेशा बरामदे के एक कोने में स्कूल गेम खेलती है, लेकिन कभी भी बिना एक चपटी लकड़ी के रूल के बिना नहीं, जिसे वह अपनी काल्पनिक कक्षा में इकट्ठे छात्रों पर खतरनाक ढंग से लहराती है। जांच पर मुझे पता चला कि छड़ी की जगह अब फुट रूल ने ले ली है, खासकर कॉन्वेंट स्कूलों में। फुट रूल के पास प्राचीन बर्च के मुकाबले फुट रूल मारने के बावजूद निशान नहीं छोड़ने का फायदा है, जिसे यातना तकनीक में एक उपलब्धि माना जा सकता है, और यह एक अहिंसक शैक्षिक उपकरण की निर्दोष उपस्थिति भी रखता है। एक आधुनिक शिक्षक को स्वाभाविक रूप से आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके बदलने चाहिए और पुराने हथियारों को दूर रखना चाहिए। फ्लैट स्केल का इस्तेमाल केवल प्राथमिक चरण में किया जाता है। उच्च शिक्षा के स्तरों पर एक युवा आत्मा को पीड़ा पहुंचाने के लिए अधिक सूक्ष्म रूपों में प्रगतिशीलता से यातना दी जाती है। प्रवेश, पाठ्यपुस्तकें और परीक्षाएं आज के शिक्षक के हाथों में 3 गुना हथियार हैं। हर जून में हर पिता और पुत्र हर कॉलेज के दरवाजों पर प्रतीक्षा की यातना से गुजरते हैं। सीटों की व्यवस्था को एक भव्य म्यूजिकल चेयर्स तरीके से योजनाबद्ध किया जाता है, जो हर आवेदक को घबराहट से इधर उधर दौड़ने के लिए विवश करता है, जब तक कि जैसा कि कुछ अच्छी तरह से तैयार तकनीकी कॉलेजों में होता है, एक इंजीनियरिंग सीट के लिए 5,000 रुपये को काफ़ी उचित माना जाता है। हाल ही में मैंने एक आशावादी पिता से मुलाकात की जिसने अभी अभी एक कॉलेज में प्रथम वर्ष बीई के लिए 2 बेटों के लिए 10,000 रुपये का चेक लिखा था। वह एक व्यापारी है जो अपनी कार्रवाई के डेबिट और क्रेडिट मूल्य से पूरी तरह अवगत है, और उसने उचित विचार करने के बाद ही वित्तीय त्याग किया होगा। जो इसे वहन नहीं कर सकते हैं उन्हें कॉलेजों के गलियारों में कतार में खड़ा होना पड़ता है, सिफारिशें एकत्रित करने, अनुरोध करने, अपील करने, प्रचार करने की और वजन कम करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जब तक कि उन्हें अपना नाम प्रवेश सूची में नहीं मिल जाता या नहीं मिलता। अगले चरण में छात्र एक बार फिर से कतार में खड़े होंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चक्कर लगाएंगे और इस बार पाठ्य पुस्तकों के लिए अपील करेंगे, खासकर यदि यह राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक हो, जो तब तक उपलब्ध नहीं हो सकती जब तक युवा व्यक्ति कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार न हो। अंत में परीक्षा। एक सभ्य दुनिया में परीक्षा प्रणाली का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह सभी पीड़ा देने वाली प्रवृत्तियों का चरमोत्कर्ष है। विद्वान आयोग और सम्मेलन मिलते हैं और अनुमान लगाते हैं कि क्यों युवा पुरुष हमेशा स्ट्रीट लैंप को फोड़ने और फर्नीचर तोड़ने की कगार पर होते हैं। तकनीकी भाषा में इसे छात्र अनुशासनहीनता के रूप में जाना जाता है। यह देखकर हमेशा आश्चर्य होता है
कि यह समस्या कितनी चिंता का कारण बनती है और कैसे यह हमेशा तुच्छ साधारण संकल्पों में समाप्त होती है। जैसे छात्रों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें अनिवार्य ग्रामीण सेवा करने के लिए कहा जाना चाहिए, और अनिवार्य क्या नहीं, छात्रों को राजनीति से बाहर रखना चाहिए, कई अन्य लोगों को भी राजनीति से बाहर रखना चाहिए। वैसे भी इसे सुझाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि छात्रों को हमारे इतिहास में नहीं, बहुत पहले ही राजनीति में ले लिया गया था। हालांकि युवा तंत्रिकाओं का असली विनाशक परीक्षा प्रणाली है। यह पूरे वर्ष अपने युवावस्था से लेकर मध्य आयु तक कुछ के लिए हर दिन तनाव और चिंता मनोविकार को पैदा करता है। मुझे वह हताश घबराहट याद है जो हर साल जनवरी से अप्रैल तक मुझे कमजोर कर देती थी। 4 दशकों के बाद भी मैं परीक्षा के डरावने सपनों से मेरे बिस्तर से कूद पड़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि परीक्षा प्रणाली एक शैतानी मन द्वारा रची गई थी। चिंता और अनिद्रा, संभावित प्रश्नों पर जुआ, परीक्षा हाल की खामोशी और गंभीरता, पर्यवेक्षकों की गार्डन की तरह निगरानी, परीक्षा पत्रों की सील तोड़ने की भयानक रस्म, यह सब अब मुझे हास्यप्रद रीति रिवाजी और उस सभ्यता के साथ असंगत लगती है जिसमें मनुष्य पृथ्वी से हजारों मील ऊपर चंद्रमा की ओर जाने में सक्षम है। यदि मैं एक वाइस चांसलर बन जाऊं तो मेरा पहला काम प्रश्न पत्रों के आसपास की सारी गोपनीयता को समाप्त करना होगा। अग्रिम बिक्री की अफवाहों या जैसा कि आजकल होता है काले बाजार में प्रश्नों की बिक्री की अनुमति देने के बजाय मैं समाचार पत्रों में विज्ञापन स्थान लेकर हर विषय में प्रश्न प्रकाशित करूंगा। प्रत्येक के नीचे एक क्रेडिट लाइन जोड़ते हुए प्रोफेसर इतने द्वारा सेट किया गया। मैं उन लोगों के नाम घोषित करने में संकोच नहीं करूंगा जो उत्तरों का मूल्यांकन करेंगे और असफलताओं और सफलताओं का फैसला करेंगे। मैं हर प्रश्न पत्र के नीचे एक पोस्टस्क्रिप्ट जोड़ूंगा। यदि आप उपरोक्त में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो निराश न हो। याद रखें कि आपके परीक्षक अचूक नहीं हैं और आपकी स्थिति में रखे जाने पर बेहतर नहीं कर सकते। आपकी अक्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। हम माफ़ी मांगते हैं। यह भी याद रखें, यदि आप प्रथम श्रेणी की उम्मीद करते हैं और यहाँ तक कि पासिंग मार्क्स भी प्राप्त नहीं करते हैं तो अपने परीक्षक के खिलाफ न बोलें। वह भी एक मानव है जिसे अप्रत्याशित घरेलू झगड़ों या बैठने के दौरान खराब पाचन के कारण उतार चढ़ाव वाले मूड का शिकार होता है जब वह आपके पेपर्स के मूल्यांकन करने के लिए बैठता है। इसके अलावा एक जोड़ने वाली मशीन न होने के कारण कभी कभी वह 8 और 3 को जोड़ते समय 7 पर पहुंच सकता है। कृपया उसे माफ कर दें। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में मैंने एक उन्नत आत्मा से मुलाकात की। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया। वार्षिक परीक्षा से 1 महीने पहले उन्होंने प्रश्नों को साइक्लोस्टाइल या जेरोक्स किया और उन्हें अपने छात्रों में वितरित किया, जिन्होंने इसके बाद पुस्तकालय में प्रतिदिन लगभग 12 घंटे निर्धारित पठन कक्ष में बिताए। मैंने उन्हें हमारे प्रश्नों को अंतिम क्षण तक छिपाने की आदत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आखिर क्यों लड़कों को उन प्रश्नों से अंधेरे में रखा जाता है जो आखिरकार उन्हें ही चिंतित करते हैं। मैंने समझाया, हम रट्टा मारने में विश्वास करते हैं। प्रति विषय 200 पृष्ठों के औसत पर और एक वर्ष में 15 विषय। जो कोई भी यह प्रदर्शित कर सकता है कि वह परीक्षा हाल में 3000 पृष्ठों को याद रख सकता है, उसे हमारे देश में प्रथम श्रेणी का छात्र माना जाएगा। हालांकि उसे जो भी पढ़ता है उसका एक शब्द भी समझने की या परीक्षा के बाद एक शब्द भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी परीक्षा का पूरा उद्देश्य स्मृति की क्षमता को तनाव देना है। आपकी प्रणाली तो शायद कैक्सटन से पहले की रची गई होगी, जब कोई मुद्रित पुस्तक नहीं थी और हस्तलिखित पुस्तकें जंजीरों से बंधी और सुरक्षित रखी जाती थीं। आज स्मृति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अधिक पुस्तकालयों और बहुसंख्यक प्रतियों की आवश्यकता है। मेरे छात्रों के लिए मेरी एकमात्र शर्त यह है कि वे परीक्षा से 1 महीने पहले पुस्तकालय में प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे बिताएं और जब वे अपने उत्तर लिखते हैं तो मैं उन्हें पुस्तकों का संदर्भ लेने की अनुमति देता हूं। मेरी एकमात्र शर्त यह है कि वे अपने उत्तर निर्धारित समय के भीतर लिखें। मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे पास इतिहास का एक प्रोफेसर था जिसने कहा,
यह दुखद है कि आप असफल हो गए। यदि आपको उत्तर नहीं पता था तो आप कोई भी उत्तर लिख सकते थे जो आपको पता था। यदि आपको विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो आप सिर्फ प्रश्न पत्र की नकल कर सकते थे। यदि आप यह भी नहीं कर सकते थे तो आप मुझसे कह सकते थे और मैं आपको अंक दे देता। मैं नहीं जानता था कि आप परीक्षक हैं सर। क्या दुख की बात है। इसे एक रहस्य नहीं रखना चाहिए था। हमारी सभी समस्याएं इसके कारण हैं। आखिरकार आपने 1 साल तक मेरे व्याख्यान सुने हैं और वह पर्याप्त है। मेरे पास स्कॉटलैंड से एक अन्य प्रोफेसर था जिसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। एक प्रबुद्ध आत्मा जिसने सभी पेपरों पर न्यूनतम 35% अंक दिए और अनुरोध पर इसे बढ़ा दिया। वह सुलभ थे और तर्क और यहाँ तक कि एक सौदेबाजी के लिए भी अनुकूल थे। वह पूछते थे, आपको कितने अंक मिलने की उम्मीद है? 60 सर। वह उत्तर पुस्तिका उठाते थे, इसे देखते थे और दुखी मन से सिर हिलाते थे। मैंने आपको न्यूनतम तो दिया है लेकिन मैं इसे 40 तक बढ़ा दूंगा। सर कृपया इसे 52 तक बढ़ा दें। मुझे कम से कम द्वितीय श्रेणी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपकी साहित्य में रुचि वास्तविक है। निस्संदेह। ओह, लेकिन इस महान आत्मा के बिना मैं कभी भी अंग्रेजी में पास नहीं होता। यहाँ बुद्धि के बिना स्मृति का एक उदाहरण है। मेरी एक कहानी अटीला को एक विश्वविद्यालय में प्री यूनिवर्सिटी गद्दे में शामिल किया गया है। मुझे इस कहानी पर दिए गए उत्तरों को जानने का मौका मिला। कुछ उत्तर मूल कहानी की पंक्ति दर पंक्ति पुनरावृत्ति थे, लेकिन कहीं भी मुझे यह नहीं दिखा कि उन्होंने महसूस किया कि कहानी एक कुत्ते के बारे में थी। मुझसे एक बार पूछा गया, अटीला ने आपके वर्णन के अनुसार सब कुछ कब किया? मैंने यूरोपियन इतिहास और विश्वकोश की खोज की, लेकिन कहीं भी मुझे यह एपिसोड नहीं मिला। आपकी जानकारी का स्रोत क्या है सर? इस विषय को समाप्त करने के लिए 2 और बातें। आर के नारायण एक रोमांटिक कवियत्री थी जो 1749 में मर गई। अपनी बीए डिग्री प्राप्त करने के बहुत समय बाद एक व्यक्ति ने अपने पुराने शिक्षक से मुलाकात की और स्वीकार किया, मुझे खेद है सर, मैं आज तक नहीं जानता था कि लेडी मैकबेथ एक महिला थी। एक अन्य शिक्षक से 1 घंटे पहले साहित्य के पेपर के लिए पूछा गया, किंग लियर एक त्रासदी है या कॉमेडी सर? मैं इन्हें बिना टिप्पणी के उल्लेख करता हूँ। यदि हमारी शैक्षिक प्रणाली को एक अच्छी तरह से, एक सुसंपन्न, व्यापक रूप से संगठित, गहरी जड़ें जमाए हुए तमाशे के रूप में जारी नहीं रखना है तो तुरंत उपाय खोजा जाना चाहिए। मैं इसे संकट के स्वर में समाप्त करने का साहस नहीं करता, क्योंकि इस वाक्य पर स्याही सूखने से पहले शैक्षिक विशेषज्ञ और शिक्षा मंत्री न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो या टोरंटो के लिए रवाना हो सकते हैं। हमारे नेताओं के बीच एक लगभग अंधविश्वासी विश्वास के अनुसार कि जब घर पर संकट हो तो करने की बात यह है कि दुनिया भर का हवाई टिकट खरीदें और निकल जाएं। शुक्रिया।